बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर कंपाउंड एंड डिराइव प्रोटीन्स पर है। और सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये एक ही प्रोटीन के दो नाम हैं, हम कंपाउंड प्रोटीन कह लें उनको या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कह लें। तो ये जो प्रोटीन होती हैं, इन दीज मॉलिक्यूल्स द प्रोटीन इज़ अटैच्ड और कॉन्जुगेटेड टू सम नॉन प्रोटीन ग्रुप्स विच आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। तो प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो जब किसी नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाएंगे तो वो कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बना देंगे। ये जो नॉन प्रोटीन पोर्शन के साथ अटैच होता है उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं। और इसमें जो हमारे पास आफ्टर कॉन्जुगेशन जो प्रोटीन्स आती हैं उनके नाम ये लिखे हुए हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोप्रोटीन्स, फिर फास्फोप्रोटीन्स, फिर लाइपोप्रोटीन्स, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन्स, फिर क्रोमोप्रोटीन्स और सबसे आखिर में मेटालोप्रोटीन्स। तो ये 6 टाइप की जो है वो कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स को। न्यूक्लियोप्रोटीन्स ऐसी कंपाउंड प्रोटीन्स हैं जिनमें प्रोटीन्स जो है वो न्यूक्लिक एसिड के साथ अटैच हो जाती हैं। तो प्रोटीन पार्ट प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है, नॉन प्रोटीन पार्ट यहाँ पर जो है वो न्यूक्लिक एसिड है। सो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैव 2 पार्ट्स, प्रोटीन पार्ट एंड न्यूक्लिक एसिड पार्ट। न्यूक्लिक एसिड दो ही होते हैं, डीएनए या आरएनए, जबकि प्रोटीन पार्ट जो है वो प्रोटामिन या हिस्टोन की कैटेगरी में से हो सकती है। तो ये पहली थी आपके पास न्यूक्लियोप्रोटीन्स। इसके बाद जो सेकंड है वो है फास्फोप्रोटीन्स। फास्फोप्रोटीन्स के अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये वाला फॉस्फेट ग्रुप जो है अटैच्ड होता है प्रोटीन के साथ। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है रिंग में ये प्रोटीन पोर्शन है और नीचे फास्फोरस के साथ जो आपको अटैच नज़र आ रहा है ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो जब भी प्रोटीन के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा तो हम उसे फास्फोप्रोटीन कहेंगे। इसके बाद फिर हमारे पास हैं लाइपोप्रोटीन्स। जैसा कि नाम से जाहिर है ये लाइपोप्रोटीन्स होती हैं, इनमें लिपिड जो है वो प्रोटीन के साथ मिलकर एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बनाते हैं। लाइपोप्रोटीन की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक इसकी कोर है अंदर वाला हिस्सा और एक इसकी सरफेस है। तो इसकी सरफेस प्रोटीन से ही मिलकर बनी होती है, उसे हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। और जो कोर है उसके अंदर इसके लिपिड्स मॉलिक्यूल होंगे, जैसे ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, ये तमाम जो हैं वो मौजूद होते हैं इसकी कोर के अंदर। सरफेस पे लाइपोप्रोटीन के जो प्रोटीन है उसके साथ साथ फास्फोलिपिड या अनस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल वगैरह के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है ये कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है लाइपोप्रोटीन की। फिर इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन्स की तरफ चलें तो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन्स का दूसरा नाम ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा प्रोटीन के साथ। इसकी भी फिर 2 टाइप्स हैं, या ओ लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकती हैं या एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती हैं। जो ओ लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उसमें जो मॉलिक्यूल होता है शुगर का या कार्बोहाइड्रेट का, वो अटैच्ड होता है ऑक्सीजन के थ्रू अमाइनो ग्रुप के साथ, या ऑक्सीजन के थ्रू उसका लिंक होता है प्रोटीन के साथ। जबकि एन लिंक ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर शुगर का जो लिंक है प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ वो थ्रू नाइट्रोजन होता है। तो ये दोनों आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रोटीन्स के साथ कॉन्जुगेट करते हैं। इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं क्रोमोप्रोटीन्स को। क्रोमोप्रोटीन्स
ऐसी प्रोटीन है जो कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होंगी और उनमें एक पिगमेंटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, यानी कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कोई भी पिगमेंट हो सकता है। इसकी एग्जांपल है साइटोक्रोम, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, या हीमोग्लोबिन इसकी सबसे बेहतर एग्जांपल है। तो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन के साथ साथ जो पिगमेंट मौजूद होता है, नॉन प्रोस्थेटिक मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप या नॉन प्रोटीन पार्ट, वो इसको कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हीम ग्रुप है। जो जैसा कि हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ग्लोबिन जो है वो बेसिक प्रोटीन है जो इसमें मौजूद है, जिसके साथ हीम ग्रुप आके अटैच हो जाता है। तो हीम ग्रुप बेसिकली वो पिगमेंट कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो इसको कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्रोम का वैसे लफ्जी मतलब भी कलरफुल होता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं मेटालोप्रोटीन्स को। मेटालोप्रोटीन्स एक ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि बाइंड कर सकती हैं एटलीस्ट वन मेटल आयन एज अ कोफैक्टर। कोफैक्टर के तौर पर कोई भी मेटालिक आयन अगर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा तो वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम मेटालोप्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ डिफरेंट मेटल आयंस जो हैं ये कोफैक्टर के तौर पे अटैच हो जाते हैं और उसको हेल्प करते हैं। ख़ास तौर पे एंजाइम्स के अंदर डिफरेंट कोफैक्टर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं उसको डिफरेंट कैटलाइज करने के लिए बायोसिंथेटिक केमिकल रिएक्शंस को। तो ये टोटल जो है 6 हमने टाइप्स पढ़ ली, ये होती हैं कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। इसके बाद हम देखते हैं आगे डिराइव प्रोटीन्स को। डिराइव प्रोटीन्स क्या होती हैं? दिस क्लास ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूड्स substances which are derived from simple and conjugated protein। जो पहली 2 टाइप्स हमने पढ़ी हैं सिंपल प्रोटीन्स की और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की, अगर उनसे डिराइव होकर कोई प्रोटीन हमें मिले तो हम उसे नाम देते हैं डिराइव प्रोटीन्स का। और इसकी मज़ीद 2 क्लासेस हैं, एक है प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स और दूसरी है सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स को। प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स आर सिनोनिमस विद डीनेचर्ड प्रोटीन्स। डीनेचर्ड प्रोटीन्स के साथ ये सिनोनिमस हैं, यानी कि हम चाहे डीनेचर्ड प्रोटीन कह लें या प्राइमरी डिराइव प्रोटीन कह लें, मतलब एक ही होता है। और इसका मतलब ये है कि ये प्रोटीन्स जो हैं डीनेचर्ड हैं। डीनेचर्ड जो प्रोटीन होती हैं वो किस तरह की प्रोटीन्स होती हैं? उनमें जितने भी इंटरैक्शंस होते हैं कोवलेंट वो सारे इंटैक्ट होते हैं, लेकिन जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं या कनेक्शंस हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। प्रोटीन की स्ट्रक्चर को जहन में रखते हुए आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रोटीन की आपने 4 लेवल की स्ट्रक्चर पढ़ी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है जिसमें सिर्फ कोवलेंट लिंकेजेस इन्वॉल्व हैं वो वैसी की वैसी रहती है प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स के अंदर, जबकि सेकेंडरी, टर्शरी या अगर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है उस प्रोटीन की तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर हो जाएगी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी। प्राइमरी वैसी की वैसी रहेगी। तब हम इसको नाम देंगे प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स का। अच्छा, थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी, हम दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स क्या होती हैं। प्राइमरी डिराइव प्रोटीन्स के अंदर ये प्रोटीन्स डीनेचर्ड प्रोटीन्स के साथ सिनोनिमस हैं। इसका मतलब ये है कि जो 4 लेवल स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स की उनमें सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर रिटेन रहेगी, बाकी सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अगर उस प्रोटीन की है तो वो डिसरप्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, यानी कि तमाम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ इसके अंदर जो अट्रैक्शंस बाकी रहेंगी वो कोवलेंट की होंगी, कोवलेंट नेचर की होंगी। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स। सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स जो हैं उसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, यानी कि
जो प्राइमरी लेवल स्ट्रक्चर थी सारे कोवलेंट लिंकेजेस थे, ख़ासतौर पे पेप्टाइड लिंकेजेस जो कि प्रोटीन की खासियत हैं। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के पेप्टाइड लिंकेजेस भी हाइड्रोलाइज होते हैं, टूटने लग जाते हैं। और फिर जब ब्रेक डाउन होती है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की तो डेफिनेटली उसमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनेंगे, मुख्तलिफ पोर्शन बनेंगे। ये जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स या पोर्शन इसके अंदर बन रहे होते हैं वो मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं और उसी की बेस पर हम सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन्स को जो है कैटेगराइज भी करते हैं। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड की कंपोजिशन और साइज की बेस पर हमने एक रफली ग्रुपिंग की है मॉलिक्यूलर साइज की बेस पर। तो प्रोटियोसिस जो है ये वो प्रोटीन्स हैं, यानी जब प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस होगी तो आपको प्रोटियोसिस मिल सकते हैं जिनके अंदर निस्बतन थोड़े से कम अमाइनो एसिड होंगे। पेप्टोन्स इस तरह से एक कैटेगरी, उसमें मखसूस किस्म के अमाइनो एसिड्स होंगे और एक अपनी उनकी क्वांटिटी में। पेप्टाइड्स इनमें ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होंगे, थोड़े से लेंथी होते हैं। ओलिगोपेप्टाइड्स में तकरीबन 20 तक अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स में मोर देन 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं उसकी चेन में मौजूद हो सकते हैं। तो एक रफली क्लासिफिकेशन है कि प्रोटियोसिस हैं, पेप्टोन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं और लिगोपेप्टाइड्स हैं। ये सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन्स की डिफरेंट टाइप्स है और सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन्स के अंदर जो आपका पेप्टाइड लिंकेज है वो उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है थ्रू हाइड्रोलिसिस, जबकि प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो इंटैक्ट नहीं रहती, वो डिसरप्ट हो जाती हैं। और यहाँ तक ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी ने भी कोई क्वेश्चन करना है तो आप अपने क्वेश्चंस अब कर सकते हैं।